इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का, जिसे हम कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहे थे। अब कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन को उस लेक्चर में केवल हमने सीमित किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और हमने तब कहा भी था कि बाकी तरह के जो कार्बोनियम आयन हैं, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, फिनाइलिक है, ट्राइफिनाइल मिथाइल है, इस तरह के जो कार्बोनियम आयन हैं उनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमको ज़रूरत है इस रिजोनेंस की। सो दैट इज़ द रीजन कि हम आज रिजोनेंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप रिजोनेंस को अच्छी तरह समझ लें। रिजोनेंस का बहुत सारी जगहों पे इम्पॉर्टेंट रोल है, आगे चल के आप देखेंगे। लेकिन मौजूदा जो पर्पज हमारा अभी का है कि रिजोनेंस आप जानें, जिसके चलते हम रिएक्शन इंटरमीडिएट जो दूसरे तरह के कार्बोनियम आयन हैं जिनकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में नहीं कर पाए थे, उसे आज हम करेंगे इसके माध्यम से। तो पहले तो हम लोग यही जानें कि रिजोनेंस है क्या, और फिजिक्स में भी रिजोनेंस है, लेकिन उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इज टोटली डिफरेंट। ये रिजोनेंस जानने के लिए हम डिफिनीशन में जाने के पहले आपको एक उदाहरण से बता रहे हैं, तो बाद में आपको अंदाज लग जाएगा कि डिफिनीशन में क्या हम कहने वाले हैं। ये एक मॉलिक्यूल है बेंजीन, वेल नोन, आप जानते हैं कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल, जिसका कि फार्मूला C6H6 है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर तमाम रिएक्शंस के पर आधारित है। कि जैसे अगर बेयर रिएजेंट जो है वो दे रहा है टेस्ट, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा डबल बॉन्ड है। इसी तरह से ब्रोमीन टेस्ट दे रहा है, तो तरह तरह के टेस्ट से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और इट इज़ वेल नोन, ये बहुत सारे रिएक्शंस को, इसमें आप हाइड्रोजन को एडिशन कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, बहुत सारे रिएक्शंस को। दिस रिएक्शन इज़ ओके। लेकिन आगे चल के जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ, जब बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आया, बॉन्ड लेंथ को हम मीजर करने लगे, बॉन्ड लेंथ को जब हम सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के, सभी तरह के बॉन्ड लेंथ का जब हमें ज्ञान हुआ, उनको निकालना आ गया, तब हमने देखा कि तब देयर इज ए प्रॉब्लम कि इस बेंजीन में जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, उसमें 3 हाइड्रोजन ऐड होता है, 3 क्लोरीन ऐड होता है मॉलिक्यूल, और इसमें 3 डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं, जिनमें कि जहाँ सिंगल बॉन्ड आप जानते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा है और एक पाई है। कहने का मतलब कि इस बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब हम बॉन्ड लेंथ के संदर्भ में बात करते हैं, जब ये ज्ञान हमको हो गया, तो हमने देखा कि भाई अल्केन में प्योर जहाँ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ 1.33 या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मतलब कि इस बेंजीन में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर तो यही शो कर रहा है कि इसमें 3 बॉन्ड ऐसे होने चाहिए जो सिंगल वाले हों, 3 बॉन्ड ऐसे होने चाहिए जो डबल बॉन्ड को शो करें, बॉन्ड लेंथ को। लेकिन बेंजीन में 2 चीज़ें आपको देखिए, एक तो ये कि बेंजीन में न तो कोई भी सिंगल बॉन्ड प्योरली है और न ही कोई डबल बॉन्ड प्योरली है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ किसी भी इस फिगर से मैच नहीं कर रही है। एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ बेंजीन में पाई जाती है, जो डिटरमाइन की गई है, वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है। इससे कंक्लूजन ड्रा हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर अकेला स्ट्रक्चर नहीं है, और भी स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं। इसका मतलब
कि अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी स्पीसीज में हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें, कैसे ड्रा कर सकें? पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के द्वारा, और कोई भी स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को न बता सके, पार्शियल बताए, सारी प्रॉपर्टी को न बता सके, तो इस घटना को रिजोनेंस कहा गया। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उनको हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इस बेंजीन में भी आप देख रहे हैं कि ये आपको बुक्स में भी जो लैंग्वेज है, जो नोटेशन है, आप देखेंगे कि वो नोटेशन में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेंगे। और आगे चल के आप देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप इस तरह से पाई बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये जो फेनोमेना है इसको हम रिजोनेंस कहते हैं। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इस रिजोनेंस के द्वारा आप ये जानिए कि अगर कहीं पर भी प्योरली न तो डबल बॉन्ड आ रहा है न सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो समझिए कि रिजोनेंस हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से, हम दूसरे एग्जाम्पल से भी आपके साथ डिस्कस को कर रहे हैं इसको। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में हम देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन में अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि देखने में लगेगा कि उसमें 2 डबल बॉन्ड हैं और 2 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वास्तव में इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो न तो प्योरली डबल बॉन्ड कोई भी है। जैसे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। नाम लिखना आप जानते हैं कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, और नाम लिखने में तो आपको पता है कि 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 है, 3, 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 है, और 4 कार्बन है तो नाम इसका होगा ब्यूटा से, और 2 ईन है तो इसलिए नाम में आएगा डाइन। सो दिस मॉलिक्यूल इज 1,3-ब्यूटाडाइन। नाउ इन 1,3-ब्यूटाडाइन आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी या इसकी डबल बॉन्ड के बराबर नहीं है, इसकी सिंगल बॉन्ड के बराबर नहीं है। इसमें सारी जो बॉन्ड लेंथ है, एक्चुअली जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस पूरे मॉलिक्यूल जो के अंदर जो कार्बन्स हैं सभी के साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। इसलिए न तो कोई बॉन्ड इसमें सिंगल प्योरली है और न ही डबल प्योरली है। ये बॉन्ड लेंथ जो है इनके बीच कहीं होगी, डबल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड से कम होगी, डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। कितनी होगी ये थ्योरेटिकल हम नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल, लेकिन इतना तय है कि इसमें इस रिजोनेंस के कारण कोई भी बॉन्ड न तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है न वो प्योरली डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इथीन मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोनों चीज़ चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हों और वो डीलोकलाइज हो सके, तब आपको जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, रिजोनेंस कहेंगे। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है कि रिप्रेजेंट क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, जिसने डिस्कवर किया है उसने रिप्रेजेंट किया है। जैसे आप देखते हैं कि भाई मैथ में आप सेट को इस
ब्रैकेट में करते हैं। तो ऐसा थोड़ो कि इस ब्रैकेट में कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में तो कोई तूफान आ जाएगा। उसका ये कि जिसने सर्च किया है, जिसने किया है, उसने नोटेशन दिया है। तो इसमें नेवर कि आप परेशान हो कि ये नोटेशन क्यों ऐसा है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिजोनेंस अगर कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसकी अलग बात है। अगर रिजोनेंस हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिलोकलाइज का चांस होगा, उसमें लोन पेयर भी हो सकता है डिलोकलाइजेशन में। लेकिन स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल की है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं स्टेबिलिटी बताने के लिए। काइनेटिक है, थर्मल हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। लेकिन अगर रिजोनेंस हो रहा है तो रिजोनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। अब हम लोग उसी बात पे आ रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो रहा है तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिजोनेंस के द्वारा आप बता सकते हैं कि हमारा ये मॉलिक्यूल इसकी तुलना में कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है। और इस चीज़ का जो अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे चल के स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी में, बहुत सारी जगहों पे, आईआर में, जगह जगह इस नॉलेज का आपको काम पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो ये है, फर्स्ट पॉइंट, कि अगर 2 मॉलिक्यूल आपके पास हैं और एक में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन दूर तक हो रहा है, 4 कार्बन 5 कार्बन तक हो रहा है, दूसरे में उसके तुलना में कम कार्बन पे हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन जितनी दूर तक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन है। दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। नाम लिखना आपको आ ही गया है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सो दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका क्या नाम होगा? इज वेरी सिंपल, आप बता सकते हैं। दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज 1, 3, 4 है तो 3, 5 हेक्सा ट्राई। 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, 3 है तो ट्राइन, 4 है तो टेट्राइन। वेरी सिंपल। 4 कार्बन है तो नाम में ब्यूट आएगा, 5 है तो पेंट आएगा, 6 है तो हेक्स आएगा। तो आप जानते हैं। तो दिस इज 1, 3, 5 हेक्सा ट्राई एंड दिस इज 1, 3 ब्यूटाडाइन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन है वो कहाँ तक है? 4 कार्बन के बीच है। इसमें आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो किसके बीच, कितने कार्बन के बीच है? 6 कार्बन के बीच है। तो हम यही तो बता रहे हैं आपसे कि पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन जितनी दूर तक होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी को एनर्जी के टर्म में देखेंगे तो ये जनरल रूल है कि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आप जानते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है और ये हमारा उसकी तुलना में कम स्टेबल है। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पोलर स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। पोलर का मतलब हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि अकेला चार्ज कभी भी पोलर नहीं कहलाता है। अगर प्लस माइनस दोनों है वो तभी पोलर कहलाएगा, नहीं तो पोलर नहीं कहलाएगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब उस स्ट्रक्चर में प्लस भी है और माइनस भी है, तब दूसरा मॉलिक्यूल उसमें मान लीजिए कि पोलर स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है,
तब निश्चित रूप से जो पोलर स्ट्रक्चर जो दे रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जो पोलर स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एनर्जी के टर्म में जस्ट अपोजिट होगा, ये कहने की बात नहीं है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से शो करते हैं आपको, उससे आपको एक क्वेश्चन भी मिलता है कि ये जो फेनॉल है, फेनॉल, ये फेनॉल जो है ये देता है डिसोसिएट होके फेनॉक्साइड आयन, ये फेनॉक्साइड आयन देता है और H प्लस निकलता है। इस H प्लस के निकलने के कारण फेनॉल का कैरेक्टर एसिडिक है। आप आगे चल के फेनॉल में देखेंगे कि फेनॉल आराम से NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है। NaOH बेस है, फेनॉल एसिड है, मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, देखेंगे आप। यहाँ पे हम दूसरी बात आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इधर का पोर्शन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, निश्चित रूप से ए मॉलिक्यूल उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए आगे की तरफ जाएगा। ये जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होता जाएगा, ये निश्चित रूप से डिसोसिएशन का कांस्टेंट उतना क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, उतना तेज़ी से स्टेबिलिटी पाना चाहेगा। और अगर ये बराबर के स्टेबल हैं तब तो फिर रिएक्शन ही होना मुश्किल है। तो ये आसानी के साथ डिसोसिएट होता है, ये हम जानते हैं, इसी कारण से अच्छी एसिड है। तब ये बताने के लिए कि ये क्यों इधर की तरफ डिसोसिएट हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी निश्चित रूप से इससे क्या है, ज़्यादा है। और तब आप देखिए इस रिजोनेंस के द्वारा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपका मॉलिक्यूल फेनॉल है, ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम फेनॉक्साइड आयन कहते हैं, एंड दिस इज H प्लस मीन्स प्रोटॉन। और आप जानते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये सब आप जानते हैं। अब हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये फेनॉक्साइड आयन इस फेनॉल की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है, उस पर हम केवल कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रिजोनेंस का सहारा ले रहे हैं। अभी रिजोनेंस में हमने आपको बताया है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप लिख रहे हैं उसमें अगर पोलर स्ट्रक्चर मिल गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी तुलना में जिसमें आपको पोलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। और इस पोलर में भी आप क्लियर होइए कि अकेला चार्ज जो डिलोकलाइज करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कभी पोलर नहीं कहलाएगा। पोलर का मतलब कि दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तभी होगा। तो आप देखिए स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें आपके साथ, फेनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसानी से आप लिख सकते हैं। ये दिस इज द फेनॉल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको एक दो बार समझने के बाद परीक्षाएं आपकी आ रही हैं, आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिस करनी होगी लिख के, तभी आपका हाथ वहाँ चलेगा, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत महसूस होगी। दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल। ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं ये 246 पोजीशन पे डीलोकलाइज होता है, एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे उसमें पाया भी गया है। दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल। ये 5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये सो दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर। यही पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अगर आप फेनॉक्साइड आयन के बारे में जानना चाहें, फेनॉक्साइड आयन को देखना चाहें,
तो ये है आपका फेनोऑक्साइड आयन। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप लिखें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। इसमें नंबर आपको सेम मिल रहे हैं, वहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी आपको 5 मिल रहा है, और यहाँ पे अंतर ये है कि वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज आपको मिल रहे हैं कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको केवल नेगेटिव चार्ज 2, 4 और 6 पोजीशन पर डीलोकलाइज हो रहा है। हमने आपको बताया ही है कि केवल नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइज होने के कारण आप इसे जो है पोलर नहीं कहेंगे, राइट, इसे आप पोलर नहीं कहेंगे। तो ओनली, बल्कि ये कहेंगे केवल कि ओनली नेगेटिव चार्ज आर डीलोकलाइज, राइट, है ना। तो ये पोलर नहीं है, यहाँ पे नॉट पोलर, दिस इज नॉट पोलर, कि कंफ्यूजन ना हो आपको, दिस इज नॉट पोलर। तब ये पोलर है, ये नहीं पोलर है। तो हमने तो अभी बताया है आपको कि जिनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर नहीं होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो दैट इज द रीजन कि फेनोऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल। फेनोऑक्साइड आयन इज more stable than phenol. Why? Because of in this phenoxide ion resonating structure not showing any polarity, only negative charge are delocalized in some structures, whereas in phenol resonating structure it is clear, you can see here these structures are known as polar resonating structure. So that is the reason कि दिस इज बॉन्डिंग में ये मैं भूल गया था थोड़ा लिखना, राइट, अंडरस्टैंड है आपके लिए। तो इट इज़ वेरी क्लियर, सेकंड पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा मिल रहा है आपको, अगर पोलर मिल रहा है तो वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, अगर नहीं पोलर मिल रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे चल के आप देखेंगे कंपटीशंस वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलने लग जाए, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलने लग जाए, ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तब इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ये तार्किक है कि ऑक्सीजन जिसका नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नेगेटिव चार्ज को तो बड़े आराम से रख सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को रख नहीं सकता है। सबका नेचर होता है ना भाई, हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई साधु महात्मा आए हैं, आप उनको खुश होकर रामायण गीता दे देंगे तो आशीर्वाद देते हुए ले जाएंगे। अब आप उनको कोई वेपन दे देंगे, अनलाइसेंस कट्टा रिवॉल्वर देने लगेंगे तो साधु तो कांपने लग जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये नहीं फेवरेबल है तो ये कम स्टेबल होगा। तो ये 1 बाई 1 हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो केवल इतना कि अगर पोलर स्ट्रक्चर कहीं मिल रहा है तो वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, और पोलर नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस एग्जाम्पल में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये दे आर नॉट पोलर, दिस इज द पोलर। एंड द थर्ड पॉइंट कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिल जाए कि जिसमें 2 स्ट्रक्चर ही मिले और वो दोनों कैसे हों, एक समान हो, ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया तो आप जानिए कि उसकी स्टेबिलिटी मच बहुत ज़्यादा हो जाएगी उन लोगों की तुलना में जिनमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ये तीसरा पॉइंट है। इसको आप देखें एक एग्जाम्पल के साथ कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर डिसोसिएट करें, डिसोसिएट होता है, ये देता है कार्बोक्सिलेट आयन, ये देता है कार्बोक्सिलेट आयन,
एंड H+। आगे चल के आप देखेंगे जब कोर्स बढ़ता जाएगा कि फेनॉल भी एसिडिक है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक है, लेकिन फेनॉल की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फेनॉल जो है डीकार्बोक्सिलेशन का टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से नहीं देता है। NaOH तो देता है, ठीक है, लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट से जो टेस्ट है डीकार्बोक्सिलेशन नहीं देता है फेनॉल, जबकि एसिड देती है। एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द फेनॉल। फेनॉल और एसिड में अगर आपको तुलना करनी पड़े एसिडिटी की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू द फेनॉल। कैसे? हमने अभी आपको बताया है कि अगर आपको दो एसिड्स की तुलना करनी हो, उनकी स्ट्रेंथ की तुलना करनी हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को ही हम बोलते हैं एसिडिटी। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं एसिडिटी क्या है। आप नेट में जाइए, कहीं जाइए, उसकी मीनिंग आपको दिखाई देगी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी मीन्स इस जगह पे कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो अगर आपको दो एसिड्स की तुलना करनी उनकी स्ट्रेंथ की, कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, जानते हैं कि अगर हम उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की तुलना करें, वियोजनीयतांक की तुलना करें, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कब ज़्यादा आएगा? वो तब ज़्यादा आएगा जब इधर का पोर्शन, राइट हैंड साइड का पोर्शन, इससे जितना ज़्यादा अधिक स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी तेज़ी से उधर जाना चाहेगा और तब डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा आएगा। यही तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फेनॉल की तुलना में फेनोक्साइड आयन जितने टाइम ज़्यादा स्टेबल है, उसकी तुलना में इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो 10 गुना स्टेबल है तो ये 20 गुना स्टेबल है। तो इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा, रिएक्शन उतना तेज़ी से डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हम एक्सप्लेन करें कि ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। और भी तरह से एक्सप्लेन करते होंगे, हैं तमाम रीजन, लेकिन यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो रिलेशन ढूंढ रहा है रिजोनेंस से कैसे हम बताएं। हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं और एक में दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दोनों एक समान हैं, उसको हम इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक में अगर असमान है, तो जो समान वाले हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं कि अगर दो जुड़वे भाई हों, दो चोर भाई हों, दोनों जुड़वे हों, पुलिस के लिए दे आर वेरी स्टेबल। एक को पकड़ेगा, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। वही हाल यहाँ पर है। अगर आप देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। ये लोन पेयर है, ज़रूरत पड़ने पे हमने आपको बताया ही कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो या लोन पेयर भी साथ हो, तो एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा आप देख के लिख सकते हैं। ये वो यहाँ गया तो ये निगेटिव हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और जहाँ से वो चला गया लोन पेयर, वहाँ प्लस चला गया। ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर आपको एक जैसे लगते हैं, कैसे भी आप देख लीजिए, चश्मा लगा के चश्मा उतार के जैसे भी देख लीजिए, ये आपको एक जैसे कहीं से लग रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग और वहीं पे अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में जानना चाहें, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट। नाउ इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, you get
टू स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये दोनों स्ट्रक्चर एक समान हैं। अगर आप इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो एक तरफ R लगा है, एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा है, एक बॉन्ड से O माइनस लगा है। वही चीज़ यहाँ भी है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट, एक समान, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ये, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यही तो हम बता रहे हैं आपको उतनी देर से कि जिस मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की तुलना में ज़्यादा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा होगी, मच मच बेटर। तो कंक्लूजन क्या हुआ? यही कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड will be much better than the stability of carboxylate ion will be much better than the stability of carboxylic acid. Why? Because of this carboxylate ion has two equivalent resonating structure, whereas carboxylic acid not has two types of equivalent resonating structures. So आपको समझ में आ गया होगा कि रिजोनेंस कैसे डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी रिजोनेंस की ख़त्म हो गई है, लेकिन रिजोनेंस एक लिमिटेड सेंस में जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी आपको समझाने के लिए, डिफरेंट टाइप के कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन जो एलाइलिक हैं, बेंजाइलिक हैं, ट्राइफिनाइल मिथाइल हैं, उनको समझाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, मुझे लगता है कि इस नॉलेज के बाद आप अगले लेक्चर में निश्चित रूप से उसको आप समझ लेंगे और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से जो ट्रेंड है उसकी तुलना भी आप कर सकेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त है। थैंक यू।